हेलो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, ये डायग्राम जो दिख रहा है ये है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक ऑर्गेनेलिज है। जिस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल्स है, ये दोनों के अंदर एग्जाम्पल मिलता है, उसी तरह से ये उसका एक अंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिसाइड नहीं करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन होता है, यूकैरियोटिक सेल्स कौन होता है। जब उसके विषय में वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पे फुल एक्सप्लेन करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। यहाँ पे फिलहाल ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको चर्चा कर रहे हैं अलग से। ये जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे देखिए, और इसका फुल डायग्राम देखिए। लेकिन उससे पहले डायग्राम से यहाँ पे नेमिंग देखने से पहले थोड़ा सा इसके विषय में जान लेते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये मिलता कहाँ पे, इसको ध्यान रखिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये मिलता है सेल्स में। ऐसा एक रफली डायग्राम मान लीजिए जो सेल्स है। अब ये सेल्स में सेल्स का जो एक्टिविटी होता है, ठीक है, अब सेल्स का एक्टिविटी अगर बहुत अच्छा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, नंबरिंग माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत ज़्यादा होगा। और अगर सेल्स का एक्टिविटी बहुत अच्छा नहीं रहेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया का संख्या क्या होगा, कम होगा। तो ये इसका एक मेन आइडेंटिफिकेशन है। जब इसको देखें माइक्रोस्कोप लगा करके तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑब्जर्व हुआ, लेकिन बहुत क्लियरली माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व नहीं कर पाया, देख नहीं पाया। अब इसके बाद देखिए कि इसका नंबरिंग तो वेरी कर गया, इसके बाद शेप और साइज कैसा होता है। तो ध्यान रखिएगा कि सभी सेल्स में एक जैसा माइटोकॉन्ड्रिया का शेप और साइज नहीं होता है। अलग अलग सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का साइज और शेप अलग अलग देखने को मिलता है। अब इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है इसको, ठीक है। उससे पहले एक थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन है कि इसका लेंथ, ठीक है, लेंथ जो होता है इसका ये लगभग 1 से 4 माइक्रोमीटर, ठीक है, इतना का इसका लेंथ होता है। अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट्स बन गया कि इसमें डायमीटर को जानना पड़ता है, ठीक है। तो डायमीटर जो होता है ये ऐसे निकाला जाता है, ये पॉइंट और इस पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में होता है, इसी को बोलते हैं डायमीटर। अगर ये पॉइंट्स दोनों को टच नहीं करता है आपस में, यानी कि ये हाफ रह जाता है, तो इसको बोलेंगे रेडियस। तो ये जो डायमीटर होता है इसका, ये लगभग डायमीटर जो है 0.5 माइक्रोमीटर, इतना का इसका डायमीटर होता है। अब आता है इम्पोर्टेंट सवाल में। सवाल ये इम्पोर्टेंट बनता है कि सबसे ज़्यादा पूछता है कि मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर कितना होता है, 2 या 1। तो ध्यान रखिएगा, मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर जो है माइटोकॉन्ड्रिया का ये 2 है। ये पहला नंबर पे है जिसको बोलते हैं ये आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और दूसरा नंबर पे जो है इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर 2 हो गया। अब देखिए, ये इनर मेम्ब्रेन जो होता है ये फर्दर डिवाइड कर जाता है, किसमें, 2 कैटेगरी में। एक हो जाता है इनर कंपार्टमेंट, जो कि ये वाला भाग देखने को मिलता है, और एक हो जाता है आउटर कंपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हिस्सा बचता है इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, इस वाला भाग को बोलते हैं मैट्रिक्स और इस वाला भाग को बोलते हैं क्रिस्टा। तो दोनों के विषय में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान होगा कि आउटर मेम्ब्रेन का मेन काम क्या होता है। देखिए, आउटर मेम्ब्रेन का जो मेन काम होता है कि इसके अंदर किसी भी तरह के ऑर्गेनेलिज नहीं आ सकता है, और इसके जो माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर ऑर्गेनेलिज है ये यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकता है। तो लिमिटिंग बाउंड्री की तरह काम कौन किया, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ये बाउंड्री की तरह काम करता है। अब इसके बाद देखिए कि इसमें और आगे क्या होता है। तो ये जो साइट होता है मैट्रिक्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट होता है, इसके विषय में अब चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बताते हैं, यहाँ पे क्रिस्टिया जो होता है, अगर इसको ई लगा देते हैं तो हो जाता है क्रिस्टिया। ये बहुत ज़्यादा संख्या में होता है, ठीक है, बहुत सारा इनर फोल्डिंग्स जो होता है किसके और, मैट्रिक्स के ओर, इसी को बोलते हैं क्रिस्टिया, ठीक है। ये क्या करता है, ये सरफेस एरिया, मतलब इसके पास स्पेस जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्पेस ज़्यादा कवर करता है। अब इसके बाद बात करते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है। सबसे पहला कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये किस चीज़ के साइट होता है। तो यहाँ पे देखिएगा
एरोबिक रिस्पायरेशन इसका साइट होता है, यानी कि रिस्पायरेशन का साइट होता है। अब इसके बाद देखिए ये मैट्रिक्स वाला हिस्सा जो है यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस होता है, यानी कि एनर्जी फॉर्मेशन होता है, एटीपी बनता है। अब एनर्जी का फॉर्मेशन होता है एटीपी के फॉर्म में, तो इससे क्या कहते हैं, तो इसको तो नाम जो है इसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्रिफॉस्फेट। अब इसका फाइनली काम क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो हो गया ये बन गया एटीपी बना, तो इसीलिए जो एटीपी का प्रोडक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है क्या, पावर हाउस ऑफ सेल। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके लिए स्टार बना करके बना रहे हैं इसको, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोला जाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल इसीलिए। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स जो होता है यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारा ऑर्गेनेलिज मतलब प्रेजेंट होता है। सबसे पहले देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये होता है सर्कुलर डीएनए, ये होता है। उसके बाद यहाँ पे आरएनए प्रेजेंट होता है, आरएनए प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, और इसके बाद भी यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है। तो देखिए बात यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है राइबोसोम्स में। राइबोसोम्स जो होता है ये होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा होगा 70S, ठीक है, 70S इसका मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक। तो 70S का मतलब अभी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं कि और क्या होता है। तो ये जो है ये सर्कुलर डीएनए शो करता है और आरएनए शो करता है, उसके बाद राइबोसोम्स। और यहाँ पे जो साइट होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस होने का साइट्स के लिए यहाँ पे कुछ ऑर्गेनेलिज मतलब घटता है। और इसके बाद जो होता है इसमें डिवाइड जो होता है ये कैसे, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एक से अधिक में डिवाइड करता है। तो एक से अधिक में डिवाइड करने का जो प्रोसेस होता है इसको समझते हैं। देखिए अगर ये मान लीजिए सेल्स है, ठीक है, तो अमोइबा के अगर बात करते हैं तो अमोइबा कैसे डिवाइड कर जाता है, अमोइबा जो डिवाइड कर जाता है ये फिजन हो जाता है, बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन का मतलब ये होता है कि ये जो सेल्स होता है यहाँ पे ये मान लीजिए इसके अंदर एक सेल्स है। अब एक सेल्स वाला जो सेल्स होता है ये यहाँ पे किस तरह से शो करेगा, ये वाला देखिए, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इस तरह से करके यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब ये फाइनली किस तरह से डिवाइड हो जाएगा, ये एक सेल वाला अलग हो जाएगा और इधर एक सेल वाला जाकर के अलग हो जाएगा। तो मतलब एक सेल का था कौन, अमोइबा में एक सेल वाला था, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म था। अब ये यूनिसेल्युलर वाला एक सेल से डिवाइड हो गया कितना में, दो अलग अलग सेल्स में हो गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बाइनरी फिजन। तो सेम प्रोसेस होता है कहाँ पे, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बाइनरी फिजन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा सहारा होता है रिप्रोडक्शन का यानी डिवाइड करने का, यहाँ पे सिर्फ फिजन होता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं राइबोसोम्स को कैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को समझना होता है। देखिए ये 80S जो राइबोसोम्स होता है और 70S जो राइबोसोम्स होता है, ये 70S है और इसके बाद आपको रेफरेंस में देखने को मिलेगा 80S राइबोसोम्स, ठीक है, ये वाला। तो 80S जो होता है ये किसके लिए होता है, ये यूकैरियोटिक के लिए होता है, और ये वाला जो होता है ये किसके लिए होता है, ये प्रोकैरियोटिक के लिए होता है। अब इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझना है कि राइबोसोम्स बनता कैसे है। देखिए आरएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है, आरएनए प्लस प्रोटीन ये दोनों मिला करके जो बनता है इसको बोलते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। फाइनली फॉर्मेशन होता है यहाँ पे राइबोसोम्स का। अब राइबोसोम्स तो बनता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला बात है। देखिए हमारे शरीर के अंदर क्या है, बोन है, आर्टरी है, वेन है, ये सभी को कवर करके रखने का काम कौन करता है, ये स्किन काम करता है। उसी तरह से यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि राइबोसोम्स जो होता है ये बन करके तैयार होता है कहाँ से, आरएनए और प्रोटीन से, लेकिन इसके पास कोई आउटर कवरिंग करने वाला कोई भी मेम्ब्रेन इसके पास प्रेजेंट नहीं होता। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये मेम्ब्रेन लेस होता है, इसका आउटर कवरिंग करने वाला कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। अब इसमें इतना बता दिए, तो थोड़ा सा एक चीज़ और जान लीजिए कि राइबोसोम्स टर्म को डिस्कवर कौन किया था। तो देखिए इस टर्म को जो डिस्कवर किया था इस साइंटिस्ट के नाम था जॉर्ज पैलेड। तो इस तरह से ये वीडियो में काफ़ी कुछ हमने एक्स्ट्रा बता दिया।
तो चलिए करते हैं वीडियो को इंड। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।